अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम सर। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो इस एग्जांपल के ऊपर स्टॉप किया था और इस एग्जांपल में हमने जो है वो इसका फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया था और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना था। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए मैंने आपको है एक होमवर्क दिया था एंड पॉसिबली आप लोगों ने सर्च किया होगा कि एल हॉपिटल रूल क्या होता है। तो इस एग्जांपल में Yes, से sir. कोई क्वेश्चन है then you can ask, otherwise I'm proceeding to next topic. No question, sir. Okay, so अब नेक्स्ट हमने अब ये करना है कि जितने भी हमने एग्जाम्पल्स सॉल्व किया था उनको अब समराइज पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। और समराइज से मतलब ये है कि अगर हमारे पास राइट सीक्वेंस आती है तो हमने जो है वो उसको किस तरह से डील करना है। अगर हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस आती है देन उसको कैसे डील करना है। अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस आती है तो उसके लिए हम फिर क्या टूल यूज़ करेंगे और उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो किस साइड पे हमने फाइंड आउट करना है। तो बिफोर एग्जाम्पल किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हमने एनालाइज ये करना है कि इज़ इट फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। हमने अभी लास्ट में एक फाइनाइट की एग्जांपल की है और प्रीवियसली हम जो है वो इनफाइनाइट सीक्वेंसेस को सॉल्व करते आ रहे हैं। और देन हमने जो है वो दो टर्म्स के अंदर बातें की हैं, सीक्वेंस या तो राइट साइड पे हो सकती है या लेफ्ट साइड पे हो सकती है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने जो फॉर एग्जांपल आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो a रेज़ टू पावर n के अंदर हमने फाइनली ये कंक्लूड किया था कि द वैल्यू ऑफ a, द मैग्नीट्यूड ऑफ a शुड बी लेस देन 1, तब सिस्टम जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा हो। तो इस फिगर के अंदर आपको डिफरेंट जो हैं वो सीक्वेंसेस दिए गए हैं। फर्स्ट जो एग्जांपल है वो फाइनाइट सीक्वेंसेस की है और फाइनाइट सीक्वेंस के अंदर पहला जो हमारा सिग्नल है वो कॉजल है। दैट मीन्स कि सिग्नल जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट करेगा और ज़ीरो से प्रीवियसली उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी और ज़ीरो के बाद वो कंटिन्यू करेगा। एंड ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ ए इज़ लेस देन 1, तो हमारा सिग्नल जो है वो डिक्रीज कर रहा है विथ एवरी इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ एन। तो सिग्नल जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है अगर हम एन की वैल्यू को इन्फिनिटी को अप्रोच करवा रहे हैं। और अगर आपके पास राइट हैंडेड सीक्वेंस हो जिस तरह हमने इस एग्जांपल के अंदर किया है, एक सीक्वेंस है, राइट साइडेड सीक्वेंस है और फाइनाइट सीक्वेंस है। अगर आपके पास राइट साइडेड सीक्वेंस है और वो फाइनाइट है तो आप जो है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो सारे का सारा आपका जेड प्लेन है एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली अगर आपका सिस्टम जो है वो एंटी कॉजल है और टोटली जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्टेड है तो हमारा सिस्टम में जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा वो इंटायर जेड प्लेन होगा एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और अगर वो दोनों साइड्स के ऊपर एग्जिस्ट करता है लेकिन दोनों ही साइड्स के ऊपर वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ वो अगर आप इन्फिनिटी पुट करो दैट इज अप्रोचिंग टू 0 एंड सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी के ऊपर भी वो 0 है, तो आपका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा दैट इज टोटल आपका जी प्लेन एक्सेप्ट 0 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, इट्स लाइक दैट इन्फिनिट इम्पल्स फंक्शन जो हमने यहाँ पे अभी लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। इस एग्जांपल के अंदर सारे का सारा आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इंक्लूडेड है। यहाँ पे आप रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर 0 पुट नहीं कर सकते एंड यहाँ पे आप इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकते। इट्स समथिंग लाइक दैट। और अगर आप जाते हो इन्फिनिट सीक्वेंस के ऊपर, इसकी एग्जांपल्स हम जो है वो कर चुके हैं ऑलरेडी। इन्फिनिट सीक्वेंस का मतलब है सिग्नल इज इंक्रीजिंग अप टू इन्फिनिटी। तो अगर सीक्वेंस राइट साइड के ऊपर है तो आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो आउटर पोल के एक्सटीरियर पे होगा। अगर आपका आउटर पोल R2 है
तो R2 का जो एक्सटीरियर है उसके जो आप बियॉन्ड चले जाओ उसकी ग्रेटर मैग्नीट्यूड के ऊपर आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा। और सिमिलरली अगर आप सीक्वेंस को लेफ्ट साइड के ऊपर कन्वर्ट कर दो तो आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ योर पोल होगा। तो अगर इसने पोल इसने R1 को कहा हुआ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z शुड बी लेस देन R1 मैग्नीट्यूड। और अगर दोनों साइड्स के ऊपर एग्जिस्ट करता है तो दोनों साइड्स का मतलब है कि आपने आउटर पोल के जो है वो इनवर्ड रहना है और इनर पोल के आपने आउटवर्ड जाना है। तो जो कंबाइंड रीजन होगा दैट इज योर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। इस पे भी हमने जो है वो एक एग्जांपल सॉल्व की हुई है। तो इस तरह की सीक्वेंसेस अगर आपको एग्जांपल के अंदर या किसी असेसमेंट के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं टू एनालाइज योर नॉलेज, तो आपने पहले ये एनालाइज करना है कि सीक्वेंस फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर सीक्वेंस फाइनाइट है दैट मीन्स टोटल जी प्लेन इज योर ROC। अब डिपेंड करता है कि सीक्वेंस जो है वो किस साइड के ऊपर है। अगर सीक्वेंस राइट के ऊपर है Z इज इक्वल्स टू 0 इज नॉट योर पार्ट। एंड सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड के ऊपर है तो उसके अकॉर्डिंगली आपने फिर उसको ऑपरेट करना है। और अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस है देन आप उसके पोल्स को देख रहे होंगे। अगर राइट साइड के ऊपर है तो पोल का आपने एक्सटीरियर लेना है, अगर लेफ्ट साइड के ऊपर है तो पोल का आपने इंटीरियर लेना है, और अगर दोनों साइड्स के ऊपर है तो दोनों पोल्स का जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका ROC होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी बुक के ऊपर जिसको वो प्रॉपर्टीज़ का नाम दे रहा है, इसको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जब भी डिफाइन होगा उसका ओरिजिन ऑलवेज, उसका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा। वो एक डिस्क की फॉर्म में बनेगा, एक रिंग की फॉर्म में बनेगा, एक सर्कल की फॉर्म में बनेगा, और उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो आपके कॉम्प्लेक्स प्लेन का रियल और इमेजिनरी एक्सिस का 0,0 पॉइंट होगा, ओरिजिन होगा। सेकंड थिंग, फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी भी सिग्नल का एग्जिस्ट तब करेगा अगर आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर यूनिट सर्कल इंक्लूड है। तो रिमेंबर जब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म और जी ट्रांसफॉर्म को जो है वो कंपेयर किया था तो हमने कंक्लूड ये किया था कि जब आपके जी की वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा पुट की जाती है देन आपका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन होता है। अब इस चीज़ में एक जो कंफर्म हमें पॉइंट मिलता है वो ये है कि इस डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में आपकी जो मैग्नीट्यूड है, जो सर्कल आप ड्रॉ करोगे उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। तो अगर आपकी जी ट्रांसफॉर्म के अंदर यूनिट सर्कल इंक्लूड है तो आप उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, वो भी फिर कन्वर्ट करेगी बिकॉज वो उसके अंदर आ रहा है। लेकिन अगर उस सर्कल के अंदर आपका यूनिट सर्कल इंक्लूड नहीं कर रहा, आपके ROC में आपका यूनिट सर्कल नहीं आ रहा, इसका मतलब है Z की वैल्यू में 1 मैग्नीट्यूड नहीं हो सकती। तो अगर Z की वैल्यू में 1 मैग्नीट्यूड नहीं हो सकती दैट मीन्स उस सिग्नल का, उस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, स्टॉप मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी प्रॉब्लम। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है कि जब भी आप रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करोगे उसके अंदर कोई पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आपने एक बाउंड्री डिफाइन की और उस बाउंड्री में आप कह रहे हो कि दिस एरिया इज योर ROC और उस ROC के अंदर कोई पोल एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स यू आर मिस्टेकन। बिकॉज पोल के ऊपर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एनालाइज किया था कि जब भी पोल डिफाइन होता है आपके सिस्टम में उस पॉइंट के ऊपर इन्फिनिटी मिलता है, और ऑब्वियसली इन्फिनिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेबिलिटी। तो मेक श्योर कि जब भी ROC डिफाइन हो रहा है उसमें कोई भी पोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये आप इसको एक दूसरे हैंड से चेक भी कर सकते हो। एक तो ये ना कि ROC जो है वो पोल ROC के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर आपने एक ROC डिफाइन किया है और उसके अंदर कोई पोल एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स कि आपको उसको रीचेक करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई सीक्वेंस फाइनाइट ड्यूरेशन की है, फाइनाइट सीक्वेंस है, तो आपका ROC जो है वो टोटल Z प्लेन होगा एक्सेप्ट 0 एंड इन्फिनिटी।
एग्जैक्टली वही एग्जांपल जो हमने इम्पल्स के केस में की थी। और अगर आपकी सीक्वेंस इनफाइनाइट है और राइट हैंडेड साइड है तो आपका जो पोल होगा, सॉरी आरओसी होगा, वो आपके आउटर मोस्ट पोल का आउटवर्ड एरिया होगा। ठीक है, उसमें आपने बाहर बाहर वाला सारा एरिया जो है वो आपका आरओसी होगा अप टिल z इज इक्वल टू इंफिनिटी। एंड सिमिलरली अगर आपकी सीक्वेंस लेफ्ट साइडेड है तो आपने जो सर्कल ड्रॉ किया हुआ है पोल के लिए, उसके इनवर्ड या उसका इंटीरियर जो होगा दैट इज योर आरओसी up till z is equals to 0. If you have any question from these properties, you can let me know. तो ये राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड एक बार दोबारा रिपीट कर दो। और इन प्रॉपर्टी मैं कर देता हूँ, और इन प्रॉपर्टीज का आपको जो है वो एक समराइज वे के अंदर पता होना चाहिए, बिकॉज जैसे ही आपको सिग्नल किसी न्यूमेरिकल फॉर्म में या किसी असेसमेंट की फॉर्म में प्रोवाइडेड हो, देन आपको आइडिया हो कि इसको कैसे ऑपरेट करना है और इसका एंड रिजल्ट क्या हो सकता है। इट्स लाइक आपके पास आंसर्स ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अगर राइट साइड है, फाइनाइट है, रिंग होगा, एक्सटीरियर जाना है, इंटीरियर आना है, तो सारी चीज़ें जो है वो एटलीस्ट हमें पता है, हमें आंसर ऑलरेडी पता है, जस्ट उस आंसर में पॉइंट्स फाइंड करने हैं कि कहाँ से कहाँ तक। तो राइट साइडेड सीक्वेंस हमारी एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 के अंदर हमने एक राइट साइडेड इन्फिनिट सीक्वेंस लिया था और हमने कहा था कि इस केस के अंदर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो आउटर मोस्ट पोल से, जो भी पोल हमने ड्रॉ किए हैं 1 2 3 4 5, तो जो भी सबसे आउटर पोल होगा उसके बाहर वाला सारा एरिया जो है, उसके आउटवर्ड वाला एरिया जो है वो हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। ठीक है, इट्स लाइक हमारे पास जो है वो ये 3 पोल्स हैं ए बी सी। तो इस केस के अंदर आपने जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है, इफ योर सीक्वेंस इज राइट साइडेड, तो आपने सी के ऊपर एक सर्कल बनाना है, द आउटर मोस्ट पोल, और इस सर्कल का एक्सटीरियर विल बी योर आरओसी। ठीक है, सर्कल जो है वो आप बी के ऊपर भी बना सकते हो, आप ए के ऊपर भी बना सकते हो, बट अगर आप बी के एक्सटीरियर वाला एरिया लोगे उसके अंदर पोल सी आ जाएगा एंड पोल कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर आरओसी। तो बी के आउटर हम नहीं जा सकते, ए के आउटर भी हम नहीं जा सकते बिकॉज उसमें बी और सी आ जाएंगे, सी के आउटर कोई पोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो आउटर मोस्ट पोल, जो भी पोल का सबसे आउटर एरिया है, जो भी सबसे बड़े वाला पोल है, उस पोल का आपने एक्सटीरियर लेना है। तो यहाँ पे सी जो है वो सबसे ग्रेटर था, तो हमने सी का आउटर एरिया ले लिया है। सिमिलरली अगर सीक्वेंस लेफ्ट साइडेड है, एग्जाम्पल 2 ऑफ दिस Z ट्रांसफॉर्मेशन, ROC will be inward, interior of the innermost pole। तो यहाँ पे हमने चेक करना है सबसे पहले इनर पोल कौन सा है, इनर मोस्ट पोल, सबसे स्मॉलर पोल। एक सी के ऊपर हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक बी के ऊपर हम ड्रॉ कर सकते हैं, और एक ए के ऊपर हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम सी का इंटीरियर लेते हैं, उसके अंदर बी और ए भी आ जाएंगे एंड पोल कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर आरओसी। तो सी वाला सर्कल का इंटीरियर हम नहीं ले सकते। अगर हम बी का इंटीरियर लेते हैं, अगेन एक प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके अंदर ए पोल एग्जिस्ट करता है, लेकिन इनर मोस्ट पोल हमारा ए है, और अगर हम ए का इंटीरियर लेते हैं, दिस इज एक्सेप्टेबल, तो ए का इंटीरियर इज टोटली फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट 2 के अंदर वो ये बात कर रहा है कि जब आपने राइट सीक्वेंस देखनी है, आपने आउटर पोल को देखना है, सबसे ग्रेटर वाला पोल कौन सा है, उसका आपने एक्सटीरियर लेना है। जब आपने लेफ्ट सीक्वेंस देखनी है, तो आपने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू वाले पोल को देखना है और उस पोल का इंटीरियर लेना है। ये हमारी 2 एग्जांपल्स हैं 1 और 2, जिसको हम सॉल्व कर सकें। जस्ट हम उसको समराइज कर रहे हैं चीज़ों को, ताकि हमें जो है वो एग्जांपल से पहले पता हो कि इसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। अब यहाँ पे थोड़ी सी रिवर्स मैथ है। यहाँ वो कह रहा है कि आपके पास पोल जीरो डायग्राम गिवन है एंड लेट्स सपोज के वो पोल्स जो हैं वो ए बी और सी के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, 3 पोल्स हैं, इसका मतलब डिनोमिनेटर के अंदर 3 फैक्टर्स बन जाएंगे, z माइनस ए
and then z minus b and z minus c multiplication के साथ. He is asking to find the possible ROCs. इस पोल जीरो डायग्राम के लिए हमने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करनी है और उसने कोई भी जो है वो सीक्वेंस की डेफिनेशन पॉइंट हमें नहीं किया है कि सीक्वेंस राइट साइड पे है, सीक्वेंस लेफ्ट साइड के ऊपर है, या सीक्वेंस कहीं दोनों में ही है, लेफ्ट में भी है राइट में भी है. तो हमें सारे ही केसेस डिस्कस करने हैं. अब वो जो क्वेश्चन था आपका लास्ट 2 का कि राइट और लेफ्ट में क्या फ़र्क है, वो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा. इसका पहला केस हो सकता है कि आपकी जो सीक्वेंस है वो राइट साइडेड है. अब राइट साइडेड के लिए हमने उन प्रॉपर्टीज के अंदर एक कंक्लूजन ये किया था कि आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है आउटर मोस्ट पोल. और यहाँ पे हमारे पास 3 पोल्स हैं. A is smaller than B and B is smaller than C and C is greater than A and B. तो आपने सबसे आउटर पोल फाइंड आउट करना है वो कौन सा है जिसके बाहर फिर कोई पोल नहीं होगा अगर हम राइट साइडेड सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं. केस 1. और इस केस में हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फिर क्या बनेगा, वो सारा एरिया जो आपके आउटर पोल के एक्सटीरियर में है. तो यहाँ पे आउटर पोल C है, तो C पोल से अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करो, सेंटर उसको आप ओरिजिन के ऊपर रखोगे, आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 एक डिस्क बनेगी, एक सर्कल बनेगा, उस सर्कल का सेंटर ओरिजिन होगा और उसका जो रेडियस होगा वो आपका पोल C होगा. एक सर्कल बन जाएगा, उस सर्कल का आपने एक्सटीरियर ले लेना है फॉर अ राइट साइडेड सीक्वेंस. तो नो नीड टू फाइंड द एग्जैक्ट इक्वेशन. अगर आपको पोल जीरोस गिवन है और आपको ये इन्फो दे दी जाती है कि सीक्वेंस राइट साइडेड है, यू कैन डायरेक्टली फाइंड द ROC. सर इसमें हमारा जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो सी से आउटवर्ड होगा ना? यस, वो C से आउटवर्ड है. द शेडेड एरिया जिसको ग्रे कलर के साथ शेड किया गया है. राइट साइडेड मींस आपने आउटवर्ड जाना है. Z शुड बी ग्रेटर देन A. ठीक है, वो जो हमारा पोल एग्जांपल 1 के अंदर था. लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास 3 पोल्स हैं, तो आपने सबसे आउटर पोल लेना है जिसके बाहर अब कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती होगी, कोई भी इनडेफिनेट पोल एग्जिस्ट नहीं करता होगा. तो उस C का एक्सटीरियर इज योर ROC. इसका एक काउंटर पार्ट केस 2 है. हु विल एक्सप्लेन केस 2? टोटल ऑपोजिट ऑफ केस 1, लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस. इसके अंदर हमारे पास जो होगा इनर मोस्ट इनर जो होगा वो हमारे पास रीजन आएगा ROC के साथ. एग्जैक्टली. लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस के अंदर सर ए से इन्वर्ट वाला सारा होगा. एग्जैक्टली. गुड. तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है सीक्वेंस का साइड कौन सा है. सीक्वेंस का साइड लेफ्ट है, तो दैट मीन्स कि हमने इनवर्ड जाना है. अब इनवर्ड हम 3 जो है वो पॉइंट से जा सकते हैं. या तो आप सर्कल C से इनवर्ड चले जाओ. अगर आप सर्कल C से इनवर्ड जाओगे उसके अंदर 2 पोल्स एग्जिस्ट करते हैं एंड प्रॉपर्टी सेज कि किसी भी ROC के अंदर पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो सर्कल C का इनवर्ड नहीं चाहिए. सर्कल B का इनवर्ड भी बना सकते हो, लेकिन सर्कल B के इनवर्ड के अंदर स्टिल एक पोल A एग्जिस्ट करता है और स्टिल हमारी प्रॉपर्टी वायलेट करेगी कि किसी भी ROC के अंदर पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो वी कैन नॉट यूज दिस ROC. अब हमने चेक करना है सबसे इनर वाला पोल कौन सा है, सबसे स्मॉलर वैल्यू वाला, दैट इज A. ठीक है, ये बिल्कुल उसका रिवर्स है. वहां पे हम चेक कर रहे थे सबसे आउटर और सबसे ग्रेटर वाला पोल कौन सा है, उसका एक्सटीरियर लेना है. यहाँ पे हम चेक करेंगे सबसे इनर मोस्ट पोल कौन सा है, सबसे स्मॉलर वैल्यू वाला पोल कौन सा है, और उसका हमने इंटीरियर लेना है. ठीक है, द शेडेड एरिया ऑफ दिस सर्कल इज योर ROC. Any confusion in case 1 and case 2? No sir. Can you find the ROC if I provide you the equation or if I give you the pole zero diagram?
इस तरह के क्वेश्चंस Yes, आई sir. कैन गिव यू इन लाइक 2 मार्क्स 1 मार्क लाइक दिस। तो आपने जस्ट ये फाइंड आउट करना है कि वेयर इज आरओसी। एक थर्ड केस हो सकता है कि पोल जो है वो सॉरी आपकी जो सीक्वेंस है वो दोनों साइडेड पे है, वो लेफ्ट भी है वो राइट भी है। अब आप क्या कर सकते हो, अब इसमें फर्दर 2 केस हो सकते हैं कि सीक्वेंस के अंदर ए से आपने ग्रेटर रहना है और बी से आपने स्मॉलर रहना है, 2 पोल्स का मिडिल एरिया आ जाएगा, कोई प्रॉपर्टी वायलेट नहीं कर रही, आपका सेंटर जो है वो रीजन है, आप एक डिस्क बना रहे हो और उस डिस्क में जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बना है उसके अंदर कोई पोल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, डिपेंड्स। एक और केस हो सकता है, वो भी राइट साइडेड सीक्वेंस सॉरी और लेफ्ट साइडेड दोनों का मिक्सचर हो सकता है, लेकिन उसके अंदर हम कह रहे होंगे कि बी और सी का मिडिल एरिया लेना है। दैट डिपेंड्स कि आपकी इक्वेशन क्या है, इसके लिए हमें इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन दोनों में कोई भी केस हो सकता है, डिपेंड्स कि इक्वेशन के अंदर क्या डिफाइन किया जा रहा है। लेकिन प्रीवियस केसेस के अंदर केस 1 और केस 2 के अंदर विदाउट एनी अदर इंफॉर्मेशन हम डायरेक्टली आरओसी फाइंड कर सकते हैं और उस आरओसी पे हम जो है वो ये कंडीशन लगा देंगे किसका एक्सटीरियर लेना है और किसका आपने इंटीरियर लेना है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक के ऊपर गिवन हैं और इसमें क्विकली हम फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर 1 का हमें थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, तो आई विल लीव दिस टू यू। इसके पहले आप फैक्टराइजेशन करोगे, दोनों साइड के ऊपर जी स्क्वायर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जो आपका डिनोमिनेटर है। और इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की आप जो है वो फैक्टराइजेशन कर दो और उस फैक्टराइजेशन से आपको मिल जाएंगे कि आपके पोल्स कहाँ कहाँ पे हैं, और उन पोल्स से आप आइडिया लगा सकते हो कि वेयर इज योर आरओसी। एक ये आपके पास जो है वो एग्जाम्पल 2 है, न्यूमेरिकल 2, आपकी बुक के ऊपर आई गेस ये कोई और नाम से होगा। 1/1 minus z minus 1 and 1 minus 2 z minus 1। पोल्स कहाँ कहाँ पे हैं? Obviously you can simplify it by multiplying with z and divide by with z। दोनों साइड्स के ऊपर z से मल्टीप्लाई कर दो तो it will be something like this। Let me just do this। हम एग्जाम्पल नंबर 2 करने वाले हैं, तो मैं दोनों साइड्स के ऊपर z से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, z डिवाइडेड बाय z minus 1/3, this will be your first term, into z minus 1/2, this will be your second term। इसका जो है वो अब पोल्स कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? Sir, एक 1/2 पे। ओके, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैंने क्या लिख दिया। z minus 1/3, एक 1/3 पे है। ठीक हो गया। तो इस तरह की पॉलिनोमियल्स की आपको एक रेशो मिल जाएगी और उस रेशो से आपने एनालाइज करना है कि पोल्स की लोकेशन क्या है। अब ऑब्वियसली साथ ये मेंशन्ड होगा कि सीक्वेंस जो है वो किस साइड के ऊपर लाई करती है, इज इट राइट साइडेड, इज इट लेफ्ट साइडेड, एंड देन आप इसको पोल जीरो डायग्राम के ऊपर प्लॉट करो एंड यू कैन डायरेक्टली फाइंड द आरओसी बेस्ड ऑन द प्रीवियस प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस तरह के एग्जांपल्स हो जाएंगी आप लोगों से, जिसके अंदर Yes, sir. ट्रांसफॉर्म अगर मैं प्रोवाइड कर दूं एंड आई विल आस्क फॉर द आरओसी, इट्स लाइक डिफरेंट ways for the same question।
या तो मैं आपको पोल जीरो डायग्राम दे दूं, लाइक यस सर, कोशिश कर लेंगे इंशाल्लाह हो जाएगी। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं आपको इस तरह की डायग्राम दे दूं एंड देन आई विल आस्क फॉर द आरओसी। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं आपको इक्वेशन दे दूं एक्स ऑफ जेड की डायरेक्टली, और पोल जीरो डायग्राम भी आप खुद ही बनाओगे एंड देन यू विल फाइंड द आरओसी। तो डिपेंड्स कि आप जो है वो प्रॉपर्टीज़ का आपको आइडिया है कि नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप जो उसको फाइंड आउट करोगे। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट जो है वो कुछ जी ट्रांसफॉर्म्स के पेयर्स हैं, और उन पेयर्स को जो है वो आपको लाइक कुछ जो है वो आपने डायरेक्टली यूज़ करने होंगे। तो उनको आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी एग्जांपल के अंदर इस तरह का सीक्वेंस आता है तो उसका डायरेक्ट जी ट्रांसफॉर्म कैसे लिखना है, और ये वो प्रीवियस एग्जांपल्स है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इम्पल्स ऑफ n मीन्स ट्रांसफॉर्म इज 1 एंड योर ROC इज इंटायर जी प्लेन। इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगर कांस्टेंट 1 है, z की कोई वैल्यू इस कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकती। अगर आपकी इम्पल्स शिफ्टेड है तो उसका ट्रांसफॉर्म z रेज़ टू पावर -1 होगा, और अगर आपका m जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब z रेज़ टू पावर -m सर्वाइव करेगा। z रेज़ टू पावर -1 फॉर एग्जांपल, पावर के अंदर माइनस आ जाएगा। तो अगर पावर के अंदर माइनस आ रहा है, दैट मीन्स कि उसको आप 1 ओवर z रेज़ टू पावर m लिख सकते हो। लेट्स जस्ट डू इट। इसको हमने एग्जांपल भी किया हुआ है। इस केस के अंदर जो प्रीवियसली वो कह रहा है, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इट कैन बी रिटन एज z रेज़ टू पावर m इन द डिनोमिनेटर, बिकॉज z रेज़ टू पावर -m था, तो वो डिनोमिनेटर के अंदर आके +1 हो जाएगा, +m हो जाएगा। और अगर माइनस है m की वैल्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं z रेज़ टू पावर +m, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। m के अंदर भी नेगेटिव है और z रेज़ टू पावर के अंदर भी नेगेटिव था। यहाँ पे m के अंदर पॉजिटिव है लेकिन पावर के अंदर नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव सर्वाइव करेगा, और यहाँ वो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और पहले केस के अंदर 0 जो है वो इस टर्म को डैमेज कर सकता है, बिकॉज अगर मैं z की वैल्यू को 0 पुट करूंगा, 1 ओवर 0 विल बिकम इनफाइनाइट एंड इन्फिनिटी कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर ROC। सिमिलरली अगर मैं इस z की जगह पे इन्फिनिटी रख देता हूँ, तब भी ये सिस्टम काम जो है वो अनस्टेबिलिटी में चला जाएगा। तो इस केस के लिए 0 इज नॉट योर ROC एंड इस केस के लिए इन्फिनिटी इज नॉट योर ROC। तो यहाँ पे ये दो बातें बता रहा है। सिमिलरली अगर आपने यूनिट स्टेप फंक्शन का जी ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो उसका जी ट्रांसफॉर्म होगा 1 ओवर 1 माइनस जी इनवर्स, और ऑब्वियसली u of n इज राइट साइडेड सीक्वेंस एंड इन्फिनिट सीक्वेंस, तो z जो है आपका जो ROC जो है वो पोल का ग्रेटर होगा, और पोल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है 1 के ऊपर। अगर मैं z की वैल्यू को 1 रखूंगा, डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, तो आपने उस वैल्यू से ग्रेटर रहना है। और अगर सीक्वेंस लेफ्ट पे शिफ्ट होता है, तो सीक्वेंस का आंसर वही होगा लेकिन ROC चेंज हो जाएगा। यहाँ z ग्रेटर देन था, आउटर एरिया लेना है, और यहाँ आपने अब इनर एरिया लेना है। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एंड द सर्कल इज एट 1 बिकॉज 1 आपका पोल है। दिस इज योर एग्जांपल 1। ये हमने फाइंड किया था 1 माइनस a। अब इसमें और इसके अंदर जो है वो सिमिलैरिटी है। अगर सिंपल u ऑफ n का फाइंड करना है तो 1 ओवर 1 माइनस z इनवर्स था। अगर साथ कोई एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होता है, तो उस एक्सपोनेंशियल की जो बेस है उसको जब जस्ट आप z के साथ अटैच कर दो। यहाँ पे सिंपल z इनवर्स था, यहाँ पे a z इनवर्स हो जाएगा, और पोल जो है अब z इज इक्वल्स टू a के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, तो z इज ग्रेटर देन a इज योर ROC फॉर राइट साइडेड सीक्वेंस। एंड सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड पे आती है तो वो इससे कंपेयर हो सकती है।
अब जहां जहां पे भी आपने जस्ट z इनवर्स लिखा हुआ था वहां वहां पे आप a अटैच कर दो, बट योर ROC विल बी टोटल रिवर्स्ड. z शुड बी लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ योर होल a. ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं सारी. जस्ट उसको हम जो है वो एक टेबल्स की फॉर्म में समराइज कर रहे हैं ताकि हम बार बार उन चीज़ों की तरफ न जाएं. अब आपकी बुक के ऊपर उसने एक टेबल के अंदर इन चीज़ों को भी समराइज किया हुआ है. इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा कि अगर u ऑफ n के साथ कोसाइन मल्टीप्लाई होता है, साइन मल्टीप्लाई होता है, या उसके साथ कोई पावर r raised to power n मल्टीप्लाई हो रही है, वेयर ऑब्वियसली r इज अ कांस्टेंट, साइन के साथ को मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके जी ट्रांसफॉर्म्स क्या होंगे. इसको मेमोराइज करने की आपको ज़रूरत नहीं है. जस्ट एक बार आपने इसको जो है वो एक बार गो थ्रू करना है कि ये पेयर्स जो है वो किस तरह से जी ट्रांसफॉर्म बना रहे हैं. और ये हमारी लास्ट एग्जांपल है जिसमें हमने एक फाइनाइट सीक्वेंस लिया था. तो इस फाइनाइट सीक्वेंस के अंदर एवरीथिंग इज योर ROC, बट आपने जीरो से ग्रेटर रहना है बिकॉज पोल जो है वो जीरो के ऊपर एग्जिस्ट करता था. ओके, यहाँ तक एनी क्वेश्चन? बिकॉज इसके बाद हमारा टॉपिक थोड़ा सा शिफ्ट करेगा. आप लोगों ने इस टेबल तक जो है वो आपको फिंगर टिप से होना चाहिए. व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इम्पल्स, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शिफ्टेड इम्पल्स, राइट साइडेड सीक्वेंस फॉर द यूनिट स्टेप, लेफ्ट साइडेड यूनिट स्टेप, एंड देन अगर उसके साथ कोई एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है तो, एंड देन व्हाट आर द ROCs फॉर दीज सीक्वेंसेस. नेक्स्ट हमारी वही प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक योर लीनियरिटी प्रॉपर्टीज़ जो हम हर एक के ऊपर इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं. तो उस पे ज़्यादा हम टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे, जस्ट उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं बिकॉज हम उसको बार बार रिपीट ही कर लेते हैं. अगर x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z है एंड y ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म, दिस इज बेसिकली द सिंबल टू रिप्रेजेंट z ट्रांसफॉर्मेशन, इज y ऑफ z. तो आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमें यह बताती है कि आप या तो इन दोनों को पहले ऐड कर लो या जी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऐड कर लो, एंड कांस्टेंट्स अगर आप मल्टीप्लाई कर दो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको सेम ही रिजल्ट देंगी. कांस्टेंट्स एज इट इज़ बाहर डिफाइन हो जाएंगे बिकॉज जी ट्रांसफॉर्मेशन में समेशन इन्वॉल्व है, और समेशन जो है वो कांस्टेंट को डील नहीं करती. ठीक है, वो आपके वेरिएबल पे डील करेगी. एक कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा, सिमिलरली बी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. और लीनियरिटी का मतलब यह है कि जी ट्रांसफॉर्म इन दोनों सिग्नल्स के ऊपर x ऑफ n एंड y ऑफ n के ऊपर सेपरेट इंप्लीमेंट हो सकता है. ठीक है, तो सेम थिंग. ओके, इंपॉर्टेंट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. अब टूल्स सारे वही हैं जो हमने डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में किए थे, जस्ट आप एक्सपोनेंशियल की जगह पे आप z लगा रहे हो. अगर x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म x ऑफ z है और आप x के अंदर n नॉट से शिफ्टिंग करते हो तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उतनी ही पावर से z देना पड़ेगा, z रेज़्ड टू पावर n नॉट, और हमने n नॉट से ही शिफ्टिंग की. तो अगर यहाँ पे n नॉट की वैल्यू चेंज होती है तो यहाँ पे z की पावर भी चेंज होगी. उसी another property multiplication by exponential, ये हम डिफरेंट पेयर्स के अंदर भी देख चुके हैं. लाइक हमने यूनिट स्टेप का देखा था कि अगर यूनिट स्टेप का ट्रांसफॉर्मेशन ये है तो अगर उसके साथ एक कांस्टेंट का एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने z के साथ जस्ट उसको अटैच करना है. ठीक है, ये हमने लास्ट के अंदर भी चेक किया था. अगर आपको डायरेक्टली यूनिट स्टेप का ट्रांसफॉर्मेशन पता है तो आपने उस यूनिट स्टेप के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उस एक्सपोनेंशियल का बेस मल्टीप्लाई कर देना है. डेरिवेटिव प्रॉपर्टी.
एक्स ऑफ एन का ट्रांसफॉर्म इज एक्स ऑफ जेड, और अगर आपने एक्स ऑफ एन के साथ एक वेरिएबल एन मल्टीप्लाई किया है तो दूसरी साइड के ऊपर आपको एक्स ऑफ जेड का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, इट्स रिवर्स थिंग। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर डेरिवेटिव है और टाइम डोमेन के अंदर आपको एन से मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी कहीं यूज हो सकता है, डिपेंड्स। एग्जाम्पल कौन सी है, कॉन्जुगेशन अगर आपने करनी है, बिकॉज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी डील कर सकते हैं। तो अगर एक्स ऑफ एन का ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड है और आप उसका कॉन्जुगेट लेते हो तो आपको उस साइड के ऊपर भी कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। ठीक है, रिवर्सल के लिए अगर आप यहाँ माइनस एन यूज कर रहे हो तो वहां पे जेड की पावर -1 हो जाएगी, वहां पे पावर की फॉर्म में बात हो रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे टाइम डोमेन के अंदर उसको रिवर्स कर रहे हो तो जी डोमेन के अंदर वो 1/, की फॉर्म में आएगा। You can also separate the real and imaginary part of your signal using these equations. I'm not going into details कि कैसे परफॉर्म करते हैं। It's like हमने जो इवन एंड ऑड सिग्नल्स के लिए किया था, इट्स समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो आप रियल सिग्नल को और इमेजिनरी सिग्नल को सेपरेट कर सकते हो। वहाँ पे हमने उसको इवन और ऑड का नाम दिया था। एक्स ऑफ जेड के अंदर उसका कॉन्जुगेट ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो। एक्स ऑफ जेड के अंदर उसका कॉन्जुगेट सब्ट्रैक्ट करो और 2 जैसे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड कर दो। यू विल गेट द रियल एंड इमेजिनरी कंपोनेंट्स ऑफ योर एक्स सिग्नल। अगर आपको एक्स सिग्नल गिवन नहीं है तो उसका ट्रांसफॉर्म गिवन है। तो ठीक है, तो आप ट्रांसफॉर्म के थ्रू भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट कर सकते हो। इनिशियल वैल्यू थ्योरम, इसके अंदर अगर आपको गिवन है कि योर एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू 0 फॉर एन इज लेस देन 0। ठीक है, तो n 0 से पहले पहले आपका x 0 है और आपने फाइंड करना है कि x 0 के ऊपर क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट समझ आ रही है? योर x वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 फॉर n लेस देन 0। इसका मतलब n 0 के ऊपर क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन n 0 से पहले क्या था, वो 0 था। तो अगर आपने n 0 के ऊपर फाइंड करना है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। आप उसका ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हो, पुट द लिमिट टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है अगर आपने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी है 0 वाली, यहाँ पे आप इन्फिनिटी पुट करोगे दूसरी साइड के ऊपर, एंड रिवर्सल। अगर आपने यहाँ पे इन्फिनिटी पे पुट करना है तो यहाँ पे आप z की लिमिट 0 पुट करोगे। जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है उसका एग्जैक्टली दूसरा एंड आपने जो है वो दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करना है। इफ यू वांट टू फाइंड एट 0, आपको दूसरी साइड के ऊपर लिमिट पुट करनी है z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, एंड देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। एंड इफ यू वांट टू फाइंड दिस x ऑफ इन्फिनिटी, देन आपको z की जो लिमिट पुट करनी है वो 0 होगी और उसमें आप x ऑफ z को वैल्यूएट करके x ऑफ इन्फिनिटी को फाइंड कर सकते हो। पॉसिबली ये चीज़ आपने सर्किट 2 के किसी एक एग्जांपल में की भी होगी। यस सर, किया। जस्ट वही चीज़ें हैं और नॉट मच इम्पॉर्टेंट, जस्ट आपकी बुक के ऊपर गिवन है, दैट्स व्हाई वी हैव टू गो थ्रू दिस। और पॉसिबली आपने किसी ना किसी प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर, प्रीवियस फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन सब के अंदर किया हुआ है। जस्ट आप उस हर एक की जगह पे जी साथ लगाए जा रहे हो बस। एक्सपोनेंशियल हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय जी। Again, convolution property. Convolution in one domain is the multiplication in the second domain still holds in the Z transformation. अगर आपके Z ट्रांसफॉर्मेशन में आपने दो सिग्नल्स को कन्वॉल्व करना है, दैट मीन्स आपने उन सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करना है टू फाइंड द आउटपुट। और टाइम डोमेन के अंदर या एन डोमेन के अंदर वो सिग्नल्स कन्वॉल्व कर रहे होंगे, और कन्वॉल्व का मतलब ये है कि आपने वही वाला सारा फार्मूला इंप्लीमेंट करना है। तो ये चीज़ आपके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर भी अवेलेबल थी, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर भी अवेलेबल थी, और अब ये
जी ट्रांसफॉर्म के अंदर भी अवेलेबल है। तीनों ही ट्रांसफॉर्म्स जो हैं वो आपको ये टूल प्रोवाइड करती हैं कि अगर आपने जो है वो कन्वोल्यूशन के रिजल्ट्स को फाइंड करना है, यू कैन जस्ट कन्वर्ट बोथ सिग्नल्स इनटू द ट्रांसफॉर्मेशन डोमेन। फॉर एग्जांपल continuous time Fourier transform, discrete time Fourier transform या Z transform, depends which type of signal is given, and then you simply multiply both signals and get the results. Next thing is inverse Z transform. अब इस inverse Z transform के दो methods है करने के लिए. First method is you can use this formula which is given in the book, but I will not recommend to use this formula because Z transformation में we have already done this. अब inverse Z transformation आपने उन different pairs की help से करना है। अब वो पेयर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि जो पेयर्स आपने अपने माइंड के अंदर रखने हैं, जो आपके फिंगर टिप्स के अंदर होने चाहिए, एटलीस्ट दिस वन। u ऑफ n किस में कन्वर्ट होगा? a रेज़ टू पावर n जो है वो क्या है? ऑब्वियसली अगर इसका ट्रांसफॉर्म जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसका इन्वर्स जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। नो नीड टू पुट द फॉर्मूला एंड पुट द लिमिट्स एंड देन फाइंड कि ये आंसर ही आता है। यू कैन डायरेक्टली राइट 1 minus a z minus 1, the inverse of this is a raised to power n. So I will recommend use direct results, और बुक के ऊपर वो डायरेक्ट रिजल्ट्स ही यूज करता है, and he just did in this example. x of z is given and obviously okay, x of z ये है, ये राइट साइडेड सीक्वेंस है या लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है? जस्ट मुझे इससे देख के बताओ, x ऑफ z की इक्वेशन से। सीक्वेंस जो है वो किस साइड पे है, इसका एनालिसिस आपको कहां से होगा? आपके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर वो जस्ट एक कंडीशन लगा रहा है, z मैग्नीट्यूड शुड बी ग्रेटर देन 1/3। इसका मतलब आउटर जा रहे हैं हम इस चीज से। तो आउटर का एक ही मतलब है कि आपकी सीक्वेंस राइट साइडेड है, ठीक है। अगर हम इनवर्ड आ रहे होते तो वो लेफ्ट साइडेड होता। तो इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास सीक्वेंस जो है वो राइट साइडेड है, तो यू कैन जस्ट यूज पार्शियल फ्रैक्शन एंड आप इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर सकते हो। और पार्शियल फ्रैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कोर्स, उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, मैं उसको बार बार कह रहा हूँ। फर्स्ट टर्म इज 1/, एंड द सेकंड टर्म इज 2/, दैट थिंग। अब इसका डायरेक्ट आपने फाइंड करना है इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म, और इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म्स के लिए आपको वो पेयर्स का आइडिया होना चाहिए। हमें पता है कि 1/1 माइनस a z इनवर्स होता है, तो यहाँ पे जो भी होगा वो a होगा, तो उसकी पावर n साथ u ऑफ n। सिमिलरली 2/2 तो वैसे ही हमारे मैग्नीट्यूड है, उसको हम साथ अटैच कर देंगे। 1 माइनस यहाँ पे a होगा, तो a की जगह पे यहाँ 1/3 है, तो 1/3 रेज़ टू पावर n इंटू u ऑफ n। You can directly write this x of n if you have a little knowledge how we have converted this thing into Z transform and what was the Z transform of this thing. A raised to power n into u of n, the Z transform is 1/1 minus a z raised to power n, मन, ठीक है। तो a raised to power n u of n, इसका जो Z ट्रांसफॉर्म था वो 1/, अगर मैं अपर पार्ट इग्नोर कर रहा हूँ, 1 माइनस ए जेड रेज़ टू पावर -1, इसको आपने कन्वर्ट करना है इन्वर्स के अंदर। तो ऑब्वियसली इसका इन्वर्स वापस यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पहले वाले फैक्टर में अगर आप देखते हो तो एक ही जगह पे उसने 1/4 अटैच किया हुआ है, एक ही जगह पे 1/4 रख दिया। सेकंड के अंदर उसने एक ही जगह पे 1/3 अटैच किया हुआ है, तो
एक ही जगह पे हमने 1/3 रख दिया। नो नीड टू यूज़ दिस फार्मूला, बट ऑब्वियसली हमें आइडिया होना चाहिए कि ये कन्वर्जन कैसे हो रही है, लेकिन इसको पुट करके हमें वापस लिमिट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली उन पेयर्स को यूज़ करके इनवर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ज़्यादा तो नहीं हो गया आज? इसमें से ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो तो हमारी वैसे ही रिपीट हो रही होती हैं। हमने एक ये टेबल आज देखा है और ये टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। देन आपने ROCs के लिए डिफरेंट केसेस देखे हैं और आपको इन ROCs का आइडिया होना चाहिए। एंड देन वी हैव आल्सो डन स्टडी द प्रॉपर्टीज एंड देन दिस फिगर। ओके, लेट्स वाइंड अप फॉर टुडे। और इसको जो है वो नेक्स्ट पे हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं और देन हम शिफ्ट करेंगे कि अपने मिड के कुछ सिलेबस के जो है वो हम कुछ उसकी रिवीजन की तरफ, ताकि हमारे मिड का जो एग्ज़ाम है वो भी डिस्टर्ब ना हो इस फाइनल की कोर्स की वजह से। सर यस सर हमने रिवीजन ट्यूसडे से स्टार्ट करनी है या थर्सडे से? रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे, एक लेक्चर हम इसमें और चाहिए हमें टू कवर दीज थिंग्स, जिसमें एग्जैक्टली चीज़ें वही हैं जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि आप ये वाली चीज़ें खुद कवर कर लोगे, देन वी कैन स्टार्ट द रिवीजन फ्रॉम ट्यूसडे। बट इफ़ यू वांट मी टू कवर दीज थिंग्स, देन हम फिर उसको जो है वो थर्सडे से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसको थर्सडे से ही करते हैं हम। एक लेक्चर जो है वो इसको दे देते हैं ताकि ये एक प्रॉपर वे से वाइंड अप हो, और देन जो है हम बैक जाएंगे चैप्टर नंबर 1 से कंटिन्यू करने के, और देन आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको फिर हम जो है वो देख लेंगे। और मैंने आपके CR के थ्रू एक मैसेज कन्वे करवाया था, सॉरी VCR के थ्रू, सेक्शन ए हमज़ा, कि आप लोग पॉइंट आउट कर लो जो भी स्लाइड्स के ऊपर मैंने आपको एग्जांपल्स करने के लिए कही हैं, प्रैक्टिस करने के लिए कहा है, उसकी ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करनी है। और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उन एग्जांपल से रिलेटेड, उसमें किसी पॉइंट से रिलेटेड अगर कोई क्यूरी है आपकी, तो वो फिर हम जो है वो उन रिवीजन वाले लेक्चर्स के अंदर कवर अप कर लेंगे। सर अभी मैसेज आज कन्वे करना था, अभी किया नहीं है। चलें, आपको ये कन्वे कर देगा, मैंने जो है वो आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपने चेक ये करना है कि आप ऑब्वियसली आप लोग एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करोगे, तो एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में जो आपने प्री प्रेप करना है, लाइक प्री लैब जो होती है, उसके अंदर ऑब्वियसली आपको पता लग रहा हो कि ये एग्जांपल जो है वो क्लियर नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो रहा है, सिमिलरली ये वाली जो है वो बुलेट जो है वो सामने लिखी हुई है क्लियर नहीं हो रही है, बुक के ऊपर ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं हो रही है। जस्ट उसको हाईलाइट करो एंड देन उसको नेक्स्ट रिवीजन वाले लेक्चर्स में आप लोगों ने मुझसे फिर डिस्कस करना है। और ऑब्वियसली अगर आप रिवीजन तब होगी अगर आप इस पर खुद से इनपुट दोगे, तो बिकॉज रिवीजन मीन्स ये नहीं है कि मैं चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा एंड देन मैं सारी की सारी स्लाइड्स को वापस गो थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है? इट्स नॉट लाइक दैट। रिवीजन का मतलब ये है कि मैं आप लोगों के प्रॉब्लम्स को वहाँ पे डील करूँगा। अगर आपके प्रॉब्लम्स होंगे उसको हम डील करेंगे, अगर वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे तो हमारे लिए 2 वीक्स जो है वो वेस्ट हो जाएंगे, हम डायरेक्टली मिड पे चले जाएंगे, ठीक है? दैट इज टोटली अप टू यू। इफ यू विल डू द होमवर्क देन आई कैन हेल्प यू। ओके, इसको फिर यहाँ करते हैं हम वाइंड अप। लेट्स जस्ट स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग।